सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीत लिया है। तो आंसर होगा पुनेरी पल्टन ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रो कबड्डी लीग की और ये 2023 का है ये 10वां सीजन। ये भी 2024 में हुआ हालांकि, लेकिन है ये 2023 का। कौन सा सीजन है? 10वां सीजन है। किसने जीता ये बात करेंगे। पुनेरी पल्टन ने जीता, पहली बार इसने ये खिताब जीता है। और इसने फाइनल में किसे हराया? हरियाणा स्टीलर्स को हराया। इसका फाइनल ये हैदराबाद में खेला गया था। और मैं आपको बता दूं इसका जो पहला सीजन हुआ था वो 2014 में हुआ था। और अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? पटना पायरेट्स रही है, क्योंकि वो इसे 3 बार अभी तक जीत चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण या 10वां सीजन किसने जीता? पुनेरी पल्टन ने जीता है। अभी आपको याद होगा अभी 2023 में जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था उसको भारत ने जीता था ईरान को हरा करके, जो कि कहां पे हुआ था? साउथ कोरिया में। उसके अलावा याद रखना कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में जो होगा वो इंग्लैंड में होगा। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे। तो उसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम हो गई या भारतीय पुरुष कबड्डी टीम हो गई, दोनों ने गोल्ड जीता था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो कटक उड़ीसा की मशहूर चांदी तारकशी है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया। और चांदी तारकशी मतलब तो समझ में आ रहा है ना? मतलब आपने ज्वेलरी देखी होगी, आभूषण देखे होंगे, उसमें चांदी का बहुत बारीक काम किया जाता है तारों की सहायता से, तो उसे चांदी तारकशी कहा जाता है। तो उसी को अभी जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? उड़ीसा की, मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और अभी जीआई टैग मिला एक और प्रोडक्ट को, त्रिपुरा के आदिवासी पहनावा है जिसे रीसा कहा जाता है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। अच्छा चलो आज हम एक काम करते हैं, अभी 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो उन सबका रिवीजन करते हैं। पहले हम जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कौन सा मंत्रालय देता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। कितने वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, जबकि किसी अगर चीज को पेटेंट किया जाता है तो वो 20 वर्षों के लिए होता है। ये थोड़ा सा जनरल बात है, इसको ध्यान में रखना। जीआई टैग 10 सालों के लिए, पेटेंट 20 सालों के लिए। और ये अधिनियम है 1999 का। कब लागू हुआ था? 2003 में। पहली बार मिला था 2004 में किसे? दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अब 2024 वाले प्रोडक्ट्स में आपको बता रहा हूं। एक तो उड़ीसा के काफी सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि लांजिया सोरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, खजूरी गुड़ा, ढेंकनाल माजी, डोंगरिया कोंद शॉल, नयागढ़ कांटे मुंडी बैंगन। ये सब उड़ीसा के हैं। और आज एक और उड़ीसा का हमने पढ़ लिया, चांदी तारकशी। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के भी कुछ हमने पढ़े थे, तंगेल साड़ी, गारद सिल्क साड़ी, कोरियल साड़ी, कलुनूनिया चावल और सुंदरबन शहद। अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे हमने पढ़े, जैसे कि वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकर जो कि एक तरह का अदरक हो गया, हस्त निर्मित कालीन, एक यहाँ का तांगसा वस्त्र आपने पढ़ा, याक चुरपी आपने पढ़ा, नीशी कपड़ा हो गया, मोनपा कपड़ा हो गया, खामती कपड़ा हो गया, सिंगफो चाय हो गया। गुजरात में अभी कच्ची करेख जो कि एक तरह का खजूर है उसे जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को मिला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला था। तो ये 2023 के अभी तक जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाए जाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को जागरूक करना। और 4 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका काम क्या है? इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का काम क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना। वैसे 4 मार्च को एक और दिवस होता है, विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। अब ये मार्च महीना पढ़ रहे हैं हम। अभी तक मार्च में 2-3 दिवस हम मना चुके हैं। कौन कौन से? एक तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। और 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस।
उसके अलावा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया था। अभी ये 4 मार्च को दिवस मनाया, तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हुए हैं, इनको ध्यान में रखना। और बार बार मैं आपको डेज जब भी आते जाएंगे बार बार इसी तरह से आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा, तो आप साथ साथ बोलते रहो, आपको याद होते रहेंगे, आपको मेहनत नहीं करनी है। और जैसे मंथ एंड होगा ना, आप पाओगे कि आपको ये सारे लगभग याद हो चुके हैं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में रशिया के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है पार्स-1, इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो यह है ईरान का। तो रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, जिसने अभी ईरान के इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम है पार्स-1। ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है, तो आप नाम से पता कर सकते हो, नाम से पता लग रहा होगा, ये अर्थ की इमेजेस लेने का काम करेंगी। और इसको रशिया ने लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? सोयूज रॉकेट से या सोयूज लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, ये ध्यान में रखना। अच्छा, आपको याद होगा अभी चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बना था? तो आप सब आंसर कर दोगे, जापान बना था। और भारत चौथा देश बना था। लेकिन भारत की खासियत क्या है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। और अभी हमने पढ़ा था कि चांद के साउथ पोल पे एक और देश पहुंच गया है। कौन सा? अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका का नासा नहीं पहुंचा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसका लैंडर पहुंचा है चांद के साउथ पोल पे। लेकिन है तो वो अमेरिका की ही कंपनी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है अमेरिका। और उस प्राइवेट कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे जो उसका लैंडर पहुंचा है उसका नाम भी याद में रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखो भैया, तो उस लैंडर का नाम तो हो गया ऑडेसियस, और उस कंपनी का नाम हो गया इंट्यूटिव मशीन्स। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो आप इसको खुद से पढ़ लेना, इंट्यूटिव मशीन्स इसको बोलेंगे। बाकी ईरान की बात करेंगे तो ईरान की कैपिटल तेहरान हो गई है, करेंसी तोमान हो गई है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। और यहाँ पे हमने एक पोर्ट भी बनाया है, बंदरगाह जिसे कहते हैं चाबाहार बंदरगाह। किसने बनाया? भारत ने बनाया। और आप यहाँ मैप में देखोगे, ये विश्व की सबसे बड़ी झील आपको दिखाई दे रही है, कैस्पियन सागर, या यूं भी कह सकता हूं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, इससे सीमा बनाता है ईरान। और यहाँ पे एक रामसर स्थल है इसी झील के किनारे। और रामसर स्थल आपको पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। इसीलिए तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम मनाते हैं। वैसे वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? याद रखना, 80 हो चुके हैं अब। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर मरुस्थल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर बना था। अच्छा, ब्रिक्स में अभी 5 नए देश शामिल हुए थे। वैसे तो होने कितने थे? 6 देश होने थे। कौन सा नहीं हुआ? अभी 1 जनवरी 2024 की ही बात है, तो अर्जेंटीना नहीं हुआ। और आपको याद होगा, अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, जो देश शामिल हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो देश नहीं हुआ, जिसने इनकार कर दिया, ये प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी कोई ना कोई एग्जाम हुआ था, पता नहीं है कौन सा था वो एग्जाम, लेकिन आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था कि यही वाला प्रश्न आया था कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, तो अर्जेंटीना आंसर होगा। और जो 5 देश शामिल हुए हैं उसमें से एक ईरान भी था। बाकी के 4 आप लोग उनके नाम बताएंगे, बाकी के 4 कौन कौन से देश हैं जो अभी ब्रिक्स में शामिल हुए। और ईरान से संबंधित कई सारी मिसाइल हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक खेबर मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ईरान की है। फतेह नाम की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया था, ईरान की है। अभी अबाबिल नाम से एक ड्रोन इसने लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी सोर्रेया नाम का एक सैटेलाइट भी इसने लॉन्च किया था, 2024 की ही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको बताऊं, अभी 2023 में नोबेल पीस प्राइज मिला था एक महिला को, वो ईरान की ही है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। और ईरान की ही है एक महसा अमीनी, यूरोपियन यूनियन का सखारोव पुरस्कार 2023 इनको मिला था। और पिछले साल बंगाल की खाड़ी में जो हॉर्मून नाम का चक्रवात आया था, उसका नाम ईरान ने ही रखा था। तो ईरान से संबंधित ये बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए इस एक ही प्रश्न में, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। अच्छा, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा एक फंड दिया जा रहा है, उसी का नाम है वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड। और अभी ये दिया गया भारत के गोवा राज्य को, और इस तरह से ये वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड को पाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है गोवा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन ये गोवा की कैपिटल अभी पणजी में हुआ, और इसी दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया, कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। अब देखो यहाँ पे दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्ल्ड बैंक और साथ में स्टेट गोवा। ये दोनों मैं आपको रिवाइज कराता हूं। पहले हम वर्ल्ड बैंक देखते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अभी किसी एग्जाम में अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया था, जो कि कौन है, अजय बंगा है। तो ये तो हो गए आपके वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक। अभी गोवा की बात हुई है, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल हो गई पणजी, और पूछे पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। और आपको याद आएगा, अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीधरन पिल्लई साहब ने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बाकी अभी गोवा के मानकुरा दाम को GI टैग मिला था। गोवा बेबिंका, जो कि एक तरह का हलवा है, इसे भी GI टैग मिला। गोवा के काजू को GI टैग मिला। और पूछे कि अभी किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा गोवा। अभी गृह आधार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना था गोवा। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बना था गोवा। सरकारी अस्पताल में फ्री में IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बना था गोवा। ग्रामीण मित्र योजना शुरू की थी गोवा ने। और यहाँ पे जो मोपा एयरपोर्ट है उसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया गया था। और 2023 में जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे वो भी गोवा में हुए थे, जिसका शुभंकर क्या था, मोगा था, और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। और अभी जो 2024 में 38 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे। और आपको याद होगा, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन विजय 1961 में। और सिग्मो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। साओ जो आओ फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया गया था। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन याद रखना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। मोल्लेम नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, हो गया, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिल जाएगा। वैसे गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब होता है, 19 दिसंबर को होता है, और गोवा का स्थापना दिवस होता है 30 मई को। तो गोवा से संबंधित ये फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, ऐसे समझो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पानी या किसी दूसरे कंपोनेंट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, यानी कि उसके घटकों में, मतलब जिससे वो मिलके बना है उसमें वो तोड़ देती है। उदाहरण के रूप पे जैसे मैं आपको समझाऊं, वाटर का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है जैसे, तो इलेक्ट्रोलाइजर में करंट आपको पास करना होगा। तो आपको पता है वाटर मतलब H2O, तो उसके घटक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आपको अलग मिल जाएगा। तो ये काम करता है ये। अच्छा, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा हाइड्रोजन के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक काम करता हूं, अभी तक पिछले 1 साल में हाइड्रोजन से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना अभी तक करंट अफेयर्स में, वो सारे एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, ताकि पूरे 1 साल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि आपने हाइड्रोजन के बारे में कहाँ का क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। और वैसे ये शीट में आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, आपको याद होगी जो अगर आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, ताकि ये आगे भी आपको याद रहे। और याद होगा तो एग्जाम में आपको मदद मिलेगी इन चीजों से, आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो याद रखना, हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी थी, मिराई, ये टोयोटा की थी। और देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया गया झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहां पे शुरू होगी, हरियाणा में, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। और विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां पे चली थी, वो तो जर्मनी में चली थी। और हमने पढ़ा था कि एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये शुरू हुई थी चाइना में। आपको याद है
विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये नॉर्वे में शुरू हुआ था। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी तो नॉर्वे में शुरू हुआ था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मोदी जी ने अभी भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी को शुरू किया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक बनाया रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू हुआ कहाँ पे? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहाँ पे स्थापित करेगा? तो पुणे में। साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था, ये भी ध्यान में रखना। और हाइड्रोजन की बात चल रही है तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम भी याद रखो, हेनरी कैवेंडिश है। कई बार मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब हो गया जिनका परमाणु संख्या समान होता है, सेम होता है, लेकिन परमाणु भार उनका अलग अलग होता है। जैसे कि 1H1 को आप बोलोगे प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रीटियम। और हाइड्रोजन से संबंधित एक दिवस हो गया विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस। ये कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है। आपको पता है ना, 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। और बड़ा इजी सा प्रश्न अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बच्चा भी इसका उत्तर दे देगा। जैसे कि क्या प्रश्न है कि भारत का ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है और नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हमारा कब का है? बताओ। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कहा महाराणा प्रताप जी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी हैदराबाद में महाराणा प्रताप जी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इस प्रतिमा को, इस स्टैचू का निर्माण किसने किया है? तो सुंदर सिंह ने किया है। महाराणा प्रताप जी, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वे राजस्थान मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे, आप सभी जानते हैं। और वैसे आप देखोगे जब भी स्टैचू वाला प्रश्न आता है ना, अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैचूज रही है मैं आपको बार बार रिवाइज करवाता हूं, लेकिन आज हम स्टैचूज का रिवीजन नहीं करते हैं। हम एक काम करते हैं, हैदराबाद इसका उत्तर है ना, तो हैदराबाद से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सारे एक साथ में आपको रिवाइज करवाता हूं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। जैसे कि आपको याद होगा 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा, वो भी हैदराबाद में होगा। पहला वाला भी यही हुआ था। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। उसके अलावा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया था। और अभी आपने देखा होगा कि अभी किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का जो 21वां संस्करण हुआ था वो हुआ था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। उसके अलावा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है ये। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। और बताओ हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो आप देख लो मजा आया कि नहीं आया। अभी तक हैदराबाद जितने भी कारण से न्यूज में रहा था करंट अफेयर्स में, वो सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और इसी तरह से अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। और चैनल पे पहली बार है तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेशन आपको डेली मिलने वाला है। नए करंट अफेयर्स तो मैं आपको बताता ही हूँ, साथ में उससे संबंधित जितने भी पिछले 6 महीने में या 1 साल से संबंधित जो आपके करंट अफेयर्स होंगे वो भी मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा का पूरा सेशन मैं कोशिश करता हूँ कि 25 मिनट के आसपास आपको दे दिया जाए, वरना दूसरी जगह इतनी चीजों को बताने में 40-40 मिनट या 1-1 घंटा ले लिया जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, या कोई स्टडी ग्रुप होता है तो आज की वीडियो को हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो मेरी मदद कीजिए इस टारगेट को अचीव करने में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। अब 2 प्रश्न तो बिल्कुल बेसिक बन जाएंगे, कब लॉन्च हुई थी और कहां से?
तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च होती है रांची झारखंड से। और अभी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश आंसर होगा। क्या होता है इसमें आप सबको पता है, हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। वैसे भारत सरकार तो 5 लाख रुपए का इसमें स्वास्थ्य बीमा देती है प्रति परिवार प्रति वर्ष, लेकिन कुछ राज्यों ने इस सीमा को बढ़ा दिया। जैसे कि गुजरात ने इस कवरेज को 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया था। और आपको याद होगा, अभी तो वैसे राजस्थान में बीजेपी सरकार है, भजन लाल शर्मा जी है, लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत हुआ करते थे। अभी ये दिसंबर 2023 के पहले उन्हीं का शासन था, उन्हीं का राज था। तो यहाँ पे उन्होंने चिरंजीवी योजना चलाई, उसमें कवर दिया जाता था 25 लाख रुपए। लेकिन फिर जब ये अभी इलेक्शन हुए और वहां पे बीजेपी सरकार आ गई, तो बीजेपी सरकार ने क्या किया, जो चिरंजीवी योजना चलती थी उसको मर्ज कर दिया इस आयुष्मान भारत योजना में। मर्ज जरूर कर दिया, लेकिन बीमा की राशि वही है, 25 लाख रुपए है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीमा की राशि राजस्थान में 25 लाख है, गुजरात में 10 लाख रुपए हो गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया? तो ये भी उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अजीज कुरैशी, और ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि टोटल 3 राज्यों के ये राज्यपाल रह चुके थे। कौन कौन से 3 राज्य? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्चुरीज से निधन से संबंधित, अच्छा कुछ और इस तरह से मैं आपको न्यूज बताता हूं जिनमें अभी हाल ही कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का निधन हुआ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो गया, फातिमा बीवी नाम था। गजल गायक पंकज उधास जी का निधन हो गया। कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर थे के होयसला, अभी 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर आर नित्यानंद, भारत की पहली मौखिक यानी कि ओरल गर्भ निरोधक गोली सहेली का निर्माण किया था इन्होंने, और इनका नाम था डॉक्टर नित्या आनंद, इनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। तो मशहूर उर्दू गायक मुनव्वर राणा का निधन हो गया। मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ सयानी का निधन हो गया। प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता अमीन सायनी का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध कार्यक्रम बिना का गीतमाला के लिए जाने जाते थे। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता थे शफीकुर रहमान बर्क, इनका भी निधन हो गया। तो मैंने 10 बार आपको यहाँ पे ये निधन से संबंधित प्रश्न भी रिवाइज करा, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में DGCA इसकी उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आंसर होगा श्वेता सिंह। तो कैप्टन श्वेता सिंह ये भारतीय उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख बनी है, और इस प्रकार वो पहली महिला उड़ान संचालन निरीक्षक, इंग्लिश में बोलोगे तो चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर बन गई है। DGCA मतलब हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA की सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है या टॉप पोस्ट होती है, उसी पे अपॉइंट होने वाली ये पहली महिला बनी है। इनका नाम है श्वेता सिंह। और महिलाओं की बात है तो अभी एक काम करता हूं, मैं आपको 2024 में जो भी महिलाएं अभी न्यूज में रही थी उनका आपको रिवीजन करवाता हूं। जैसे कि आपको याद होगा, $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बनी थी फ्रांसुआ बेटनकॉट, फ्रांस की है। CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी नीना सिंह। और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह। सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला आलिया भट्ट। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर ये बनी जयसिंता कल्याण, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी गीता बत्रा। भारत की पहली महिला महावत, अभी इनको पद्मश्री मिला था इसलिए इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, पार्वती बरुआ है, अभी पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, याद रखना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रचा था। ये नवंबर की न्यूज है। ये स्काई डाइवर है, नाम है शीतल महाजन, तो नाम याद रखना। और अभी पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? पंजाब प्रांत से मरियम नवाज इनका नाम है। तो 2024 में
पहली महिलाओं से संबंधित ये प्रश्न हमने पढ़े, वो मैंने आपको रिवाइज कराए। तो ये था आज का आपका सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बाकी क्विज़ के बारे में मैंने आपको शायद बता ही दिया, और क्विज़ मिल जाती है आपको, नहीं पता हो तो बता दूं। और डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम। फिर आपसे पूछा था पहला UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता स्पेन ने। फिर पूछा चापचार कुट महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। फिर पूछा स्वेलोइंग द सन नाम की बुक को किसने लिखा? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। फिर पूछा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया? 3 मार्च को। फिर पूछा अभी पीएम मोदी ने सिंडरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? झारखंड में। फिर पूछा भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया? रावी नदी। फिर पूछा डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वशोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण ये कहाँ पे किया? चांदीपुर में। फिर पूछा कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी राशि मंजूरी दी गई? 75,021 करोड़ रुपए। और आखिरी प्रश्न पूछा किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई? तो आंसर होगा पेरू देश में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये किस राज्य में इसका अनावरण किया गया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।